गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। बहुत सारा पढ़ाई करा होगा आपने और सर्कल को क्वाड प्रॉपर्टी, आर प्रॉपर्टी काफ़ी कुछ समझ में आई होगी आपको। देखिए मैथ्स जो है बाकी सब्जेक्ट से अलग है। मैथ्स ऐसा नहीं है कि टीचर ने पढ़ा दिया और बच्चों को एकदम 100% आएगा। आप देखिए, जहाँ तक मैं बच्चों से बात करती हूँ, बच्चों से पूछती हूँ, तो एक ही बात बच्चे बोलते हैं, मैथ्स टफ लगता है, मैथ्स टफ लगता है। उसका आपने कभी रीज़न ढूंढने की कोशिश करी, मैथ्स टफ क्यों लगता है। आप जैसे कोई चीज़ पढ़ते हैं, आपको 30% याद हो जाती है, फिर आप नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं 80% याद हो जाती है और आपको लगता है कि मुझे बनना है, मैं लिख सकता हूँ, तो वो चीज़ ईजी लगती है। लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं है। मैथ्स क्या होता है, प्रैक्टिस मांगता है। अगर हमने 5 क्वेश्चंस करे और दूसरी बार अगर हमने सोचा कि 5 कर लिए तो हो गया मेरा काम, तो वो चैप्टर वापस से गायब हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी और आप जब नए क्वेश्चंस पर जाएंगे तो आप वो नए क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। मैथ्स के लिए फिक्स होना चाहिए, रेगुलरिटी होना चाहिए, आपको रोज मैथ्स करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन कर लिया, 4 दिन मैथ्स नहीं पढ़ा, मैथ्स नहीं आएगा। सबसे मेन चीज़ होती है कि टीचर के साथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ्स में आपको रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। इसलिए मैं आज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ। पिछले वीडियो में भी मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाए मैंने, इस वीडियो में भी मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाऊंगी। जरूरत पड़ेगी तो और क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि मैथ्स मतलब थ्योरी नहीं होता है। मैथ्स का मतलब होता है एप्लीकेशन। हम उस थ्योरी के ऊपर जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो वो थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं अपने आप हमें लर्न हो जाएंगे। तो मैं आपको आज भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ और आप लोग प्रैक्टिस करें, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें। और उसके बाद मैं जो कराती हूँ, आप जो एसएससी की कोई भी बुक है, मार्केट में बुक आती है, आप वो कोई भी बुक ले लें और उस बुक के क्वेश्चंस करें। अगर मेरा चैप्टर आपने कर लिया तो बुक के क्वेश्चंस करें, फिर आप मेंस के क्वेश्चंस करें। आपके पास पेपर होंगे, ऑनलाइन पेपर रहते हैं, जो मेन पेपर होते हैं, जो ओरिजिनल पेपर होते हैं, अलग अलग शिफ्ट में होता है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को करें। अगर मेरे पढ़ाने के बाद, गारंटी है मेरे पढ़ाने के बाद मेंस के क्वेश्चंस आपको ओरल बनेंगे अगर आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं। मैं यहाँ जितने क्वेश्चंस करा रही हूँ ये सब एग्जाम में आए हैं, कभी ना कभी बड़े एग्जाम्स में आए हैं, कैट में आए हैं, सीडीएस में आए हैं, एसएससी में आए हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आए हुए हैं। अगर आप रेगुलर करेंगे तो प्रैक्टिस जाएगी, जब आप पेपर खोलेंगे तो आपको बनने लगेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन पर आती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें दे रखा है सम ऑफ द एंगल इन द 4 सेगमेंट एक्सटीरियर टू द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन में लिख देती हूँ जिससे आप समझ सकें उसको। द सम ऑफ द एंगल in the 4 segment exterior, 4 segments exterior to a cyclic quadrilateral is equal to 6 right angle, 6 right angle। क्वेश्चन आपने समझ लिया। द सम ऑफ द एंगल्स इन द 4 सेगमेंट एक्सटीरियर टू अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पहले मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ आपको। ये हमारा देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 पॉइंट्स सर्कल के ऊपर हो तो इसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी ये साइक्लिक होता है। अगर इसके 4 पॉइंट सर्कल के ऊपर होते हैं तो इसको हम बोलते हैं साइक्लिक। द सम ऑफ द एंगल्स इन द 4 सेगमेंट एक्सटीरियर, 4 सेगमेंट, अब देखिए एक्सटीरियर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसके एक्सटीरियर में 4 पॉइंट जो एक्सटीरियर में है, इन एंगल्स का सम, यानी मैं इनको ज्वाइन कर दूं,
इनको ज्वाइन कर दें तो ये 6 राइट एंगल के बराबर होगा। क्वेश्चन समझ में आया? द सम ऑफ द एंगल इन द 4 सेगमेंट एक्सटीरियर टू अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके एक्सटीरियर में ये 4 जो है सेगमेंट है। इन 4 सेगमेंट में जो पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे, ये पॉइंट्स है पी क्यू आर एस, यानी एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू 6 राइट एंगल। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम करना कैसे है इसको, हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू 6 इंटू 96 राइट एंगल। तो देखिए इसको करना कैसे। सबसे पहले हम इसको यहां मिला देते हैं। ये मैंने यहाँ पे इसको ज्वाइन करा। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, एग्जाम्स में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। मैंने एस को किसी भी पॉइंट को, किसी पॉइंट को ले लें पर्टिकुलर, मैंने एस पॉइंट को लिया, एस पॉइंट को हमने सी से मिला दिया, एस पॉइंट को हमने बी से मिला दिया। अब आप ध्यान से देखना यहाँ पर कि जो एस ये यहाँ पर आप ध्यान से देखना, एस सी आर डी, ये वापस से हमारा क्या बन गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एस सी आर डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहां से आप देखिए ये जो है एस बी क्यू सी, ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एस ए पी बी, ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर मैंने एस पॉइंट को सी और बी से मिला दिया तो यार 3 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक्स्ट्रा बन गए। बात समझ में आई आपको? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये बन गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये बन गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये बन गया। अगर हम इसमें आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगा दें और उन सबको ऐड कर दें तो आप यहाँ पे देखिए, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एस सी आर डी, तो अपोजिट एंगल एस और आर हो गए, इसके अंदर अपोजिट एंगल एस और आर हो गए। अगर हम इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो अपोजिट एंगल एस और क्यू हो गया। अगर हम इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो एस और पी हो गया अपोजिट एंगल। और हमें मालूम है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। ए बी सी डी, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180 होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? सप्लीमेंट्री। एंगल डी प्लस एंगल बी 180, एंगल ए प्लस एंगल सी 180। ये बात आपको समझ में आई? तो यहाँ हम यही प्रॉपर्टी यहाँ लगाने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन अगर साइक्लिक का है, सर्कल का है, तो सर्कल की प्रॉपर्टी लग सकती है, और साइक्लिक की बात कर रहे हैं तो साइक्लिक भी लग सकता है। अब ये हमें सोचना है कि हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं। देखिए मैंने आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टी बताई है। इक्वल कॉर्ड सस्टेन इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड सस्टेन इक्वल, अगर 2 कॉर्ड इक्वल है तो केंद्र पर बने हुए कॉर्ड कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। इक्वल कॉर्ड सस्टेन इक्वल एंगल एट द सेंटर। फिर हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एंगल एट द सेंटर इज डबल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। केंद्र पर बना हुआ कोण सर्कमफेरेंस में बने हुए कोण का दुगना होता है। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी। फिर हमने पढ़ा था एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अर्धवृत्त में बना हुआ कोण 90 डिग्री होता है। फिर हमने पढ़ा एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सेम सेगमेंट में बने हुए कोण बराबर होते हैं, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। ए प्लस सी 180, डी प्लस बी। अब यहाँ पे यही लगाने वाले हैं। अब देखिए मैं फर्स्ट यहाँ पर मैं शेड कर रही हूँ, पहले मैं इसमें लगा रही हूँ। एस सी आर डी, एस सी आर डी इज साइक्लिक। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल क्या होगा? एस आर। अगर हम साइक्लिक फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर दिख रहा है आपको एस और आर कैसे अपोजिट। यहाँ पर भी देखिए डी और सी अपोजिट, एस और आर अपोजिट। तो एंगल एस, अब देखिए एंगल एस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एंगल एस 1 है, ये वाला एंगल है, ये एंगल जिसको मैंने लिखा है, सपोज मैं लिख दूं एक्स, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स, ये एक्स है।
ये x वाला पार्ट इस साइक्लिक में आ रहा है, s का y वाला पार्ट SC क्यूबिक में आ रहा है, s का z वाला पार्ट SBPA में आ रहा है। क्लियर है कि x पार्ट कहाँ आ रहा है, y पार्ट किस साइक्लिक में आ रहा है और z पार्ट किस साइक्लिक में आ रहा है। तो x प्लस r इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल x प्लस एंगल r इज इक्वल टू कितना हो गया x। बात समझ में आई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी लगा दी। अब इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करें, SCQB इस साइक्लिक, ये SCQB फिर से साइक्लिक है, तो यहाँ पर देखिए S और Q मिलके क्या बनेंगे, अपोजिट एंगल। तो एंगल y प्लस एंगल Q इज इक्वल टू कितना हो गया 180। समझ में आया। अब देखिए थर्ड की बात कर रहे हैं हम, SBPA वापस से साइक्लिक है, SBPA इस साइक्लिक, ये वापस से साइक्लिक है। तो यहाँ से S और P देखिए, अब इसमें S क्या है, इस वाले साइक्लिक में एंगल Z प्लस एंगल B, एंगल S प्लस एंगल P। देखिए S और P साइक्लिक है, अपोजिट एंगल है, S और P और B और A अपोजिट है, इज इक्वल टू 180। अब इन तीनों इक्वेशन को आप देखिए, Z प्लस P, Y प्लस Q, X प्लस R, इन सबको अगर हम जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 180, ये कितना हो जाएगा 3। अब देखिए सबको जोड़ देते हैं हम, तो एंगल Z इसमें जुड़ गया, एंगल X, एंगल Y उससे जुड़ गया, एंगल X उससे जुड़ गया, इससे P जुड़ गया, इससे Q जुड़ गया और इससे R जुड़ गया। देखिए P Q R इससे जुड़ गए। अब X Y Z इन तीनों को आप देखिए, ये एंगल, ये तीनों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल S। X प्लस Y प्लस Z, ये तीनों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं S। तो ये हमारा, और यहाँ पे हो गया 3 इंटू, तो ये मिलके हमारा बन गया S। तो एंगल S प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए कितना चाहिए मुझे, 6 राइट एंगल। तो 18 में से 2 हटा लें तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और 18 में से ये 90 हो गया, 9 2 से 18, 3 2 से 6 इंटू 90। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और उसके एक्सटीरियर सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, 6 राइट एंगल। आप याद रख सकते हो तो याद रखें, मैंने आपको फिर बोला है किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, दिमाग में बिठाइए, समझिए, जिससे हम कोई भी क्वेश्चन में ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। हमने कुछ भी नहीं लगाया, केवल साइक्लिक की प्रॉपर्टी लगी है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर फॉर्म हो रहा है और उसके एक्सटीरियर जो 4 सेगमेंट है और 4 सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं P Q R S, तो इनका सम कितना होता है, 6 राइट एंगल। समझ में आया कैसे करा हमने? आप आराम से देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को, और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस से एक्सप्लेन करूँगी आपको। बाकी आप यहाँ ध्यान से देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ साइक्लिक लगाया, यहाँ साइक्लिक लगाया, यहाँ साइक्लिक लगाया, और इन सबको अपोजिट एंगल का सम 180, अपोजिट एंगल का सम 180, अपोजिट एंगल का सम 180, इन तीनों इक्वेशन को जोड़ दिया तो एक्स वाई जेड मिलकर एस बन गया, बाकी पी क्यू आर एस आई रहते इसके अंदर। तो ये हमारा क्या हो गया, 6 राइट एंगल। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आप सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के हिसाब से करवा रही हूँ। ये सर्कल है, ये BC, इसको एक्सटेंड किया हुआ हमने, तो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये D पॉइंट है और ये हमारा A पॉइंट। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारा सेंटर है, और सेंटर का जो एंगल है, सेंटर का जो एंगल है 140 है, और उसने हमसे पूछा है एंगल X, एक्सटीरियर एंगल। केवल प्रॉपर्टी रिवाइज करने के लिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, बार बार इनकी जरूरत पड़ती है। देखिए अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी,
एंगल एट द सेंटर इज डबल। अब हमारा आर्क ये है, ध्यान दीजिए, ये हमारा आर्क है और इस आर्क से सेंटर पर एंगल बन रहा है, तो इसी आर्क से सर्कमफेरेंस पर बना हुआ एंगल कितना होगा, इसका हाफ होगा। तो अगर 140 है तो ये एंगल ए कितना हो गया, 70। ये बात समझ आई। एंगल एट द सेंटर इज डबल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। ये सेंटर एंगल 140 है तो ये कितना हो गया, 70। अब ये बी सी डी ए साइक्लिक, बी सी डी ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसका मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो अगर ये एंगल एक्स है तो देखिए ए के अपोजिट क्या है, सी के अपोजिट क्या है, ए, और ए यहाँ इसका एक्सटीरियर है तो इसका एंगल एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। बहुत इजी, लेकिन इसमें दटकॉल प्रॉपर्टी यूज हो गई, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज हो गई और दूसरी एंगल एट द सेंटर इज डबल। प्रॉपर्टी रिवीजन के लिए ये क्वेश्चन मैं आपको ले रही हूँ। एक और क्वेश्चन देखिए आप, एक सर्कल है, प्रॉपर्टी रिवाइज, क्वेश्चन करने से प्रॉपर्टी अच्छे से लर्न हो जाती है। ये जो है ये BC, ये A है, ये एंगल जो है ये बराबर हमको BAD है, BD बराबर DC दिया हुआ है, BD इक्वल टू DC दिया हुआ है, और ये एंगल हमको दिया है 25। ये एंगल जो है B एंगल जो है एंगल DBC इक्वल टू हमको दिया है 25, और हमसे पूछा है एंगल X, ये वाला एंगल हमें बताया, ये एंगल जो है X ये हमें फाइंड करना है। तो अब ये बताइए कि ये एंगल कैसे आए। फिर हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर आए। सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल की हम बात कर लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर होता है तो अगर टू साइड्स आर इक्वल, सम द्विबाहु त्रिभुज में आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल कैसे होते हैं, बराबर। तो अगर ये BD बराबर DC है तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना हो गया, 25। अगर BD इक्वल टू DC है तो ये एंगल 25 हो गया। तो उससे हमारा D एंगल, देखिए मैं एरो लगा के बाहर की तरफ लिख रही है, ये फाइंड कर रहे हैं, तो ये एंगल D कितना हो गया, 180 माइनस 25 प्लस 25। तो ये एंगल 50, तो ये कितना हो गया, 130 डिग्री। ये एंगल जो D है वो कितना हो गया, 130। अब अभी हमने पढ़ा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल D प्लस एंगल A बराबर कितना होगा, एंगल D प्लस एंगल A बराबर कितना होगा, 180। प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो D एंगल अगर 130 है तो एंगल A कितना होगा, 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। देखिए फिर हमने इसका प्रॉपर्टी यूज कर ली। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बताई आपको कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग गई, एंगल एट द सेंटर वाली प्रॉपर्टी लग गई, और यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। तो पहले हमने ये एंगल निकाल लिया, ये 25 था तो ये 25 आया, 25 25 50, 180 में से 50 माइनस करें तो D आया, और D ये दोनों अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। अगर D 130 आया तो एंगल A कितना आ गया, 50। प्रॉपर्टी आपको रिवाइज हो गई होगी, समझ में आया होगा। एग्जाम्पल लेके मैं प्रॉपर्टी रिवाइज करवा रही हूँ आपको। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत इजी क्वेश्चन है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये हमारा P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। और यहाँ पर वो बोल रहा है कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो हमारा दिया है 60 डिग्री। ये जो एंगल है ये हमारा 60 दिया है, ये जो एंगल है ये हमारा 80 दिया है,
और हमें ये x पूछ रहा है वो, और ये हमें y, x पूछ रहा है और ये हमें y पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए डायरेक्ट हमें दिख रहा है एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ये 60 है, ये 80 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। देखिए ये 60 बन एंगल y इक्वल टू यहाँ ए बी पी, ए बी पी में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें तो दिस प्लस दिस इक्वल टू 180, यानी y इक्वल टू हो गया 180 माइनस 60 प्लस 80, तो 180 माइनस 40 डिग्री, एंगल y इक्वल टू कितना आ गया 40 डिग्री। समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए वापस से आप ये वाला एंगल चाहिए मुझे, तो यहाँ पर देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी लगेगी। ये अगर 60 है तो एंगल सी कितना होगा 60, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये बात समझ में आई। ये एंगल अगर 60 है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर, तो अगर ये 60 है तो ये हमारा 60 हो गया। और हमेशा देखिए कोई भी ट्रायंगल हो, या तो मैं लीनियर पेयर से अंदर चली जाऊं या फिर एक्सटीरियर, इस ट्रायंगल के लिए अब हम इस ट्रायंगल की बात कर लें, अब हम इस ट्रायंगल की बात कर लें तो आप देखिए ये वाला जो एंगल है 80 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल 80 बराबर क्या होगा 60 प्लस एक्स, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, तो हमारा एंगल x इक्वल टू कितना आ गया 20। ये बात समझ में आई कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी लग गई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग गई, एंगल सम प्रॉपर्टी लग गई, यानी हमें कब क्या लगने वाला है ये सब दिमाग में घुमाते रहना कि यहाँ पे एक्सटीरियर लग गया, यहाँ पर एंगल सम लग गया, यहाँ पर साइक्लिक लग गया, और साइक्लिक अगर दिख रहा है तो साइक्लिक तो लग रही है। तो सबसे पहले साइक्लिक अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। भागकोण जो होता है चक्रीय चतुर्भुज में, भागकोण जो होता है वो अंदर के अंतःकोण के बराबर होता है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको ये प्रॉपर्टी जो है सर्कल्स की एकदम अच्छे से हो जाए। आप मेरे साथ क्वेश्चन करते जाइए, आपको चैप्टर बहुत आसान लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। जब भी आप क्वेश्चन उठा के करेंगे आप पेपर्स पर जाएंगे, मेरा एक ही टारगेट है, देखिए मैं भी सब पेपर्स देखती हूँ, सारे देखती हैं, और आप जब पेपर उठाओगे तो आप देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन जो पेपर के ओरल्स बनेंगे। ओरल क्या चाहिए, तो मैडम ने क्लास में स्टाइल से बताया था तो सब बन रहा है, तो उसके लिए, लेकिन आपको ओरल बने तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस है, आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं फिर आपको बोल रही हूँ मैथ्स में रटना जरूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं प्रॉपर्टी लिख लेते हैं कि ये ऐसा प्रॉपर्टी की तरह इसको लर्न कर लो, ये ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा। ये क्वेश्चन को एक भी लाइन बदल देता है, एक भी लाइन घुमा देता है तो आंसर बदल जाता है। इसलिए आप रटे नहीं, समझे कि निकला कैसे, और जैसे निकलता है वैसे आप क्वेश्चन पर कर लीजिए। 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए रटने में भी आपको टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि चीज़ें बहुत आसानी से रटा जाती हैं। अब ये जो है एडी, अब इसमें जो क्वेश्चन है हमारा एडी, ये पॉइंट हमारा बी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट सी है। अब उसने बोला है कि एडी और सी जो कोण है वो बराबर है, एडी और सी कोण बराबर है, और जिसको आगे प्रोड्यूस करते हैं तो बी पॉइंट पर मिलती है, और वो बोलता है ये बी पॉइंट जो है वो जेड है। और उसने बोला कि जो डी और ई है ये सेंटर पर जो एंगल बनाता है वो क्या है हमारा वाई है, ये हमारा ओ है। डी और ई जो आर्क है वो सेंटर पर जो एंगल बना रहा है वो वाई है। ए और सी जो आर्क है वो सेंटर पर जो एंगल बना रहा है वो क्या है हमारा एक्स। ये हमारा एंगल एक्स है, ये हमारा एंगल वाई है, और ये हमारी ए डी और डी ई सी क्या है कॉर्ड्स है। ए डी और सी हमारी क्या है कॉर्ड्स हैं जो बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। और ये जो आर्क है डी ई, इस कॉर्ड के एंड पॉइंट से देखें, इसके एंड पॉइंट से देखें, तो ये जो आर्क है वो एंगल वाई बना रहा है। इसके एंड पॉइंट का इसके एंड पॉइंट से देखें तो ये एंगल एक्स बना रहा है। तो हमें बताना है कि z इक्वल टू जो होता है एंगल z इक्वल टू होता है
आपको बता दूँ। फिर उसके बाद फर्दर हमें प्रूफ करना है, हमें और फाइंड करना है वैल्यू x माइनस वाई अपॉन जेड का हमें रेशियो बताना है कि x माइनस वाई अपॉन जेड की वैल्यू क्या हो, ये हमें बताना है। ये जनरली ये वाली चीज़ पूछी हुई है। मैं आपको ये समझाती हूँ, ये समझ में आएगा तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। x माइनस वैल्यू 2z रखेंगे, x माइनस वाई की वैल्यू 2z रखेंगे तो 2:1 रेशियो आ जाएगा। इसका आंसर हमारा 2:1 आ जाएगा। पर हमें, मैंने फिर बोला आपको मैथ्स में फॉर्मूले की तरह नहीं रखना है, हमें करना है। अब आप देखिए, मैं आपको समझाती हूँ, मैं एक एक चीज़ से आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट हमारा ओ है और ये जो एंगल है ये हमारा क्या है, वाई। और अगर ये जो पॉइंट ए है मेरा, ए से मैं ई को मिला दूँ, ए से हमने ई को मिला दिया, तो आप ध्यान से देखिए, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये सेंटर पे बना हुआ, ये सेम आर्क है। ये देखिए सेंटर पे बना हुआ एंगल कितना है मेरा, वाई। सेंटर पे बना हुआ उसी आर्क से, आप ध्यान, बस इस बात पर ध्यान देना है आपको। ये देखिए ये आर्क है, ये सेंटर पे बना हुआ एंगल है, तो इसी आर्क से सर्कमफेरेंस में बना हुआ एंगल कितना होगा हमारा, y अपॉन 2। इसी आर्क से सर्कमफेरेंस, अगर ये एंगल हमारा y है, ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल हमारा y है तो सर्कमफेरेंस पर ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसको यहाँ ज्वाइन कर दूँ, इसको मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया, तो आप देखिए ये जो पॉइंट है ये इसी आर्क से पॉइंट है और ये जो पॉइंट है अगर मैंने इसको यहाँ ज्वाइन करा हुआ है तो इसी आर्क से अगर ये एंगल y है तो ये एंगल कितना होगा, y। सर्कमफेरेंस में बना हुआ एंगल कितना होता है, हाफ ऑफ द सेंटर। ये बात आपको समझ में आई। अब इस एंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ से देखिए, इस वाले आर्क से अगर ये एंगल x है तो इस वाले आर्क से ये जो पॉइंट, ये जो एंगल आएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा, x/2। ध्यान से देखिए आप, ये जो आर्क है अलग से सर्कल बना के हम कर सकते हैं। ये जो एंगल है ये a है, ये c है, ये सेंटर है। ये एंगल अगर हमारा x है तो ये जो पॉइंट e है, ये जो पॉइंट e है, ये e एंगल कितना हो जाएगा हमारा, x/2। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई कि ये एंगल हमारा कितना होगा, x/2। यहाँ पर देखिए ये x है, इसी आर्क के द्वारा ये एंगल x है, तो ये सर्कमफेरेंस पर बना हुआ एंगल कितना हो जाएगा, x/2। अब आप इस ट्रायंगल की बात करते हैं। ये मेरा एक ट्रायंगल है, ये मेरा b है, ये मेरा z पॉइंट है, ये मेरा z है। ये हमने a पर देखा, a पर हमने एंगल निकाला y/2, ये हमारा एंगल आ गया y/2। और ये जो पॉइंट है ये सब लाइन है, सब लाइन को प्रोड्यूस किया है। तो ये जो एंगल है e है और ये जो लाइन है AE के बाहर ये एंगल देखिए आप, ये एंगल कितना है, y/2। ये जो एंगल है वो कितना है, y/2। ये जो एंगल है वो, ये y है तो ये x/2। ये एंगल हमारा कितना है, x/2। ये x है तो ये कितना है हमारा, x/2। तो यहाँ पर देखिए वापस एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी लग गई। पहले हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी लग गई कि एंगल एट द सेंटर इज डबल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। अगर ये एंगल x है तो सर्कमफेरेंस में बना हुआ एंगल x/2 हो गया। ये एंगल अगर y है तो सर्कमफेरेंस में बना हुआ एंगल y/2 हो गया। देखिए मैंने आपको सेपरेट फिगर बना के डिस्क्राइब किया हुआ है कि अगर ये y है तो ये y/2 हुआ, अगर ये x है तो ये x/2। अब हमने ये वाला फिगर बना दिया, मैंने आपके सामने ये वाला फिगर बनाया। ये वाला ट्रायंगल मैंने अब आपके सामने लिया है, AEB। B एंगल मेरा Z है, A एंगल मैंने y/2 निकाला है, E एंगल हमारा एक्सटीरियर x/2। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर आप देखिए कि x/2 बराबर हो गया z प्लस y/2। तो z इक्वल टू हो गया x/2 माइनस y/2।
यानी एंगल z इक्वल टू हो गया 1/2 x माइनस वाई। ये बात समझ में आई कि कैसे आया? बहुत इसी तरीके से हमने निकाला है कि ये जो एंगल है वो क्या हो गया हमारा, यानी कि z में रिलेशन जो होता है, अगर जो कॉर्ड्स हैं एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करते हैं, टू कॉर्ड्स को हम आगे प्रोड्यूस करें और वो कहीं एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये जो z एंगल होता है वो हाफ ऑफ x माइनस वाई होता है। प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद अगर याद रह जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन बिना प्रैक्टिस के याद करना गलत है, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो z इक्वल टू कितना आ गया 1/2 x माइनस वाई। अब ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हमें वैल्यू उसने पूछी x माइनस वाई अपॉन z, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 2z, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 2z, और ये नीचे क्या है z से z कर दिया, आंसर आ गया 2:1। तो ये आंसर है हमारा 2:1। उसने रेशियो पूछा था x माइनस वाई अपॉन z का रेशियो बताइए, x माइनस वाई अपॉन z का रेशियो बताइए। तो यहाँ पर उसने फॉर्मूला नहीं पूछा, यहाँ पर उसने डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स डिवाइडेड बाय थर्ड एंगल इक्वल टू पूछा था, तो रेशियो पूछा था। तो हमारा आंसर कितना आया 2:1। क्लियर हुआ होगा? टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, तो ये जो z एंगल होता है वो हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ x माइनस वाई। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है? देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हमारा क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं एक फिगर बना रही हूँ आपके सामने। ये है हमारा A, ये है B, और नहीं ये है A, ये है D, ये D है, ये E है। और मैं पहले पढ़ रही हूँ आपके सामने, गिवन है हमको AB बराबर BC, AB यानी ये पॉइंट यहाँ पर B है और ये पॉइंट जो है हमारा C है। उसने बोला AB बराबर BC, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा हो गया। पहला पॉइंट पढ़ा मैंने। उसने बोला BC बराबर CD, अब जो BC है वो CD के बराबर है। उसने बोला ये जो एंगल है ये और ये बराबर है। अब आप यहां से देखिए कि ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल कितना हो गया 2 अल्फा। तो ये भी एंगल कितना हो गया हमारा, देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, AB बराबर BC बराबर CD बराबर। अब आगे देखिए वापस लिखना पड़ेगा हमको समझने के लिए, इसलिए मैं पहले जो लिख रही हूँ वो यहाँ पे बना लूँ। AB बराबर BC, एक ट्रायंगल था AED, उसने बोला AB बराबर BC, हमने AB बराबर BC कर दिया। जब ये और ये बराबर है तो ये बेस एंगल बराबर हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो मैंने पहले ही लिख दिया यहाँ पर ये अल्फा, ये अल्फा। अब आगे बढ़े, BC बराबर CD बोल रहे हैं वो क्वेश्चन के अंदर, तो BC बराबर CD है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। लेकिन यहाँ से हमने कंपैरिजन करा कि अगर ये ट्रायंगल की बात करें तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल होगा ये वाला, तो अगर ये अल्फा तो ये 2 अल्फा हो गया, और ये साइड इसके बराबर है BC बराबर CD, तो ये 2 अल्फा हो गया, ये 2 अल्फा हो गया। आगे बहुत लंबा है, आगे भी बराबर है, CD बराबर D। अब उसने बोला है ये CD जो है इसके बराबर है, ये जो CD है वो इसके बराबर है। इसका मतलब ये जो एंगल है अगर ये बीटा है तो ये एंगल भी बीटा है। CD बराबर D, CD बराबर D लिख दिया हमने। अब उसके बाद और आगे भी है बराबर FG बराबर GA। अब यहाँ पर देखिए एक और पॉइंट है हमारा AG जो है, सपोज यहाँ पर पॉइंट है ये G है, AG बराबर ये G पॉइंट है। उसने बोला AG बराबर हमारा क्या है, AG बराबर हमारा FG है, AG बराबर FG, ये हमारा पॉइंट है F। AG बराबर हमारा ये है FG। देखिए मैं पहले पॉइंट एक बार और फिगर बना देती हूँ आपके सामने। यहाँ पर पहले हम सारे पॉइंट लिख लेते हैं। ये A है, ये E है, ये D है, और इसमें पॉइंट्स जो दे रखे हैं, एक ये पॉइंट दे रखा है G, एक वो पॉइंट दे रखा है C, एक पॉइंट दे रखा है B,
एक पॉइंट दे रखा है एफ, ये सारे पॉइंट्स हमको दे रखे हैं। जी दिया है, सी दिया है, ई दिया है, बी दिया है, एफ दिया है, डी दिया है, और सबको उसने ज्वाइन किया हुआ है। बी से सी को ज्वाइन करा हुआ है उसने, एफ को जी से ज्वाइन किया हुआ है उसने, एफ को ई से ज्वाइन किया हुआ है उसने, और यहाँ से इसको। देखिए सब मैंने भी किया हुआ है यहाँ पर। और मैंने आपको बताया कि उसने बोला ए जी बराबर एफ जी, ए जी बराबर एफ जी। ये एंगल अगर अल्फा था, ये हमने यहाँ पे पहले ही अल्फा बोला था, तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, ए जी बराबर एफ जी, ए जी बराबर एफ जी। तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, ये पॉइंट है, तो ये एंगल मेरा हो गया। क्लियर है? उसने सारी चीजें ये बराबर, ए बी बराबर, बी सी बराबर, सी डी बराबर, डी बराबर, एफ जी बराबर जी है। और हमसे उसने पूछा है फाइंड एंगल ई ए डी, ये एंगल, यानी हमसे उसने एंगल अल्फा पूछा है, एंगल ए पूछा है, सबको उसने बराबर करके दे दिया। अब बताइए दिमाग आपको लगाना है कि कैसे करें। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना हो गया हमारा 2 अल्फा। ध्यान से देखो भाई, यहाँ से देखिए ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, ये अल्फा तो ये अल्फा। उसने बोला ए जी बराबर जी एफ, ए जी बराबर जी एफ, तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा है, तो ये इसका एक्सटीरियर, तो ये कितना हो गया, जी एंगल कितना हो गया 2 अल्फा। एफ ई बराबर ई डी बराबर एफ जी बराबर जी। ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है एफ जी बराबर ई डी। देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले यहाँ समझना है कौन किसके बराबर है, और एक के बाद एक हमें एंगल्स को लिखना है। तो ये बराबर इसके है, तो अगर ये जो एंगल है, अगर ये गामा है, तो ये पूरा एंगल मेरा कितना हो गया। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले हम क्या करें, ये एंगल फाइंड कर लेते हैं, ये एंगल फाइंड कर लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर इस ट्रायंगल की मैं बात कर रही हूँ, बी सी डी। हम यहाँ पर ये बना रहे हैं, ये बी है, ये सी है, और ये हमारा डी है। ध्यान से देखिए, उसने बोला था बी सी बराबर सी डी, ये बराबर बोला था, तो ये एंगल 2 अल्फा है, तो ये भी एंगल कितना हमारा 2 अल्फा है। तो ये जो सी एंगल है ये कितना हो गया 180 माइनस 4 अल्फा। ये एंगल हमारा कितना हो गया 180 माइनस 4 अल्फा। तो यहाँ पर देखिए, अब ये जो पॉइंट है सी, अब हम सी की बात कर रहे हैं, ये हमारी लाइन है, ये सी पॉइंट है हमारा, और ये जो एंगल है ये अल्फा है, ये जो एंगल आया, ये जो एंगल है बीटा है, और ये जो एंगल आया वो 180 माइनस 4 अल्फा। तो यहाँ पर ये लाइन है, लाइन पर बना हुआ एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये अल्फा प्लस 180 माइनस 4 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180। 180 से 180 कट गए, तो बीटा इक्वल टू हमारा कितना आ गया 3 अल्फा। बीटा इक्वल टू हमारा कितना आ गया 3 अल्फा। तो ये बीटा हमारा कितना हो गया 3 अल्फा। ये 3 अल्फा है, तो यहाँ पर देखिए ये जो सी डी बराबर क्या है डी ई। तो अगर ये 3 अल्फा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी पूरा एंगल कितना हो गया 3 अल्फा। ये एंगल अगर 3 अल्फा है तो ये एंगल भी हमारा कितना हो गया 3 अल्फा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये बराबर जी एफ बराबर एफ ई, तो अगर ये एंगल अल्फा है तो इसका मतलब ये एंगल क्या है हमारा अल्फा। ये देखिए यहाँ पर ये वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें, जी एफ बराबर एफ ई, जी एफ बराबर एफ ई, तो अगर इसकी हम बात करें तो ये एंगल हमारा 2 अल्फा है। यहाँ से हम बात करें, ये वाला जो एंगल है ये कितना है 2 अल्फा। ये जो एंगल है, ये वाली जो लाइन है इस लाइन के बराबर, वहाँ पर देखिए आप एफ जी एफ बराबर एफ ई, जी एफ बराबर एफ ई। तो ये जो एंगल है अगर ये 2 अल्फा है तो ये हमारा कितना है 2 अल्फा। तो ये एंगल हमारा कितना हो गया अल्फा, क्योंकि ये टोटल कितना था 3 अल्फा। तो अगर हमने इस साइड 2 अल्फा ले लिया तो ये हमारा कितना हो गया अल्फा। ये जो हम इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, सेपरेट समझना पड़ेगा तो ही ये क्वेश्चन में समझ में आएगा। ये हमारा एंगल ए है, ये मेरा एंगल एफ है, और ये मेरा एंगल ई है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो एंगल है गामा है, ये पॉइंट ई है, और ये जो है 2 अल्फा है, ये एंगल अल्फा है।
है, ध्यान से देखिए आप, ए एफ ई की बात कर रहे हैं, ए एफ ई की बात कर रहे हैं। अगर ये एंगल गामा है, ये एंगल अल्फा है, ए इक्वल टू हमने अल्फा लिख रखा है, ई पर ये जो पार्ट है ये 2 अल्फा, ये अल्फा है, तो मैंने ये वाला पार्ट लिया, तो ये अगर 2 अल्फा है तो ये गामा इक्वल टू कितना हो गया, एक्सटीरियर एंगल गामा इक्वल टू हो गया 3 अल्फा, अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा। तो ये गामा एंगल हमारा कितना हो गया, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है इस क्वेश्चन को, बहुत कंफ्यूज कर देता है क्योंकि बहुत सारी लाइनें खींची हुई हैं। क्वेश्चन टफ नहीं है पर लाइनें इतनी ज़्यादा हैं कि हम उसके बीच में उलझ जाते हैं कि कौन सा एंगल किसके बराबर लिखें। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, पहले ध्यान से देखिए आप कि हमने ये एंगल कैसे निकाला बीटा, ये हमने लीनियर पेयर से यहाँ से निकाला। गामा हम कहाँ से निकालना है, इस एंगल के एक्सटी एंगल से। तो जब ये गामा जो एंगल आया, अब हम इस एंगल की बात करें, ये ई है, ये डी है, ये एफ है। अब यहाँ से देखिए ये एंगल मेरा अल्फा है, ये एंगल मेरा 3 अल्फा है, तो ये भी एंगल 3 अल्फा है, क्योंकि उसने बोला ई एफ बराबर ई डी, ई एफ बराबर ई डी, ई एफ बराबर ई डी। तो अगर ये वाला एंगल जो है गामा है तो ये टोटल एंगल में क्या है, गामा। तो इसका मतलब ये एंगल 3 अल्फा निकाला अभी हमने, ये एंगल 3 अल्फा निकाला, तो एंगल 3 अल्फा है। अब हम इस एंगल की बात करते थे, इस एंगल की, तो ये ई पॉइंट लिया हमने, ये अल्फा है। अब इसमें हमने लगा दी एंगल सम प्रॉपर्टी, इसमें हमने लगा दी एंगल सम प्रॉपर्टी, तो अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा 7 अल्फा इक्वल टू 180, 7 अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 180। तो अल्फा इक्वल टू हो गया 25.5 डिग्री, यानी अल्फा की वैल्यू जो है अप्रॉक्स उसमें आंसर दे रखा है 25 डिग्री, उसमें ऐसे आंसर दे रखे हैं 25 डिग्री, 20 डिग्री। तो हमारा अल्फा का आंसर कितना आ गया 25 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमेशा बड़े एग्जाम्स जितने भी होते हैं ऑल इंडिया लेवल के, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन, टफ नहीं होते पर ट्रिकी होते हैं। अब वापस से आपको मैं एक बार हम यहाँ से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये थोड़ा फिगर खाली दिख रहा है हमको, यहाँ से हम वापस देख लेते हैं। ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल अल्फा। ध्यान से देखिए, अब बी सी बराबर सी डी, ये बी सी है, ये सी डी है, तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल बराबर होगा। अब ये एंगल जो है वो अल्फा और अल्फा का सम के बराबर है, ये 2 अल्फा है। अगर ये अल्फा था, ये अल्फा तो ये 2 अल्फा, तो ये भी हमारा कितना हो गया 2 अल्फा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब उसने आगे बढ़े, अब सी डी बराबर उसने बोला है ई एफ है, सी डी बराबर उसने बोला ई डी है, तो ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है। ये इसको मैंने बीटा बोल दिया, तो ये भी हमारा बीटा हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए, इस एंगल की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 अल्फा है, ये 2 अल्फा है, तो ये जो एंगल था वो मैंने आपके सामने लिखा 180 माइनस 4 अल्फा, क्योंकि ये 2 अल्फा है, ये 2 अल्फा है, तो ये एंगल हमारा कितना हो गया 180 माइनस 4 अल्फा। हमने यहाँ पर लीनियर पेयर लगा दिया, तो ये हमारा बीटा आया तो ये वाला एंगल। और यहाँ से हमने देखा कि ये एंगल और ये एंगल जो है बराबर है, तो अगर ये एंगल 2 अल्फा है, यहाँ पर देखिए ये एंगल अगर 2 अल्फा था तो ये 2 है, तो ये 2 हुआ, तो ये अल्फा हो गया। यहाँ से तो 2 अल्फा और अल्फा हमने लिख दिया। फिर हम आए गामा एंगल के ऊपर। अब ये जो गामा एंगल है, ये गामा एंगल के लिए हमने काम किया एक्सटी एंगल ऑफ इस एंगल की बात करी, ए एफ ई की बात करी। तो ये जो गामा एंगल है वो इन दोनों एंगल के सम के बराबर है। तो ये अल्फा है, ये 2 अल्फा है, तो गामा इक्वल टू कितना आ गया 3 अल्फा। ये गामा 3 अल्फा है, तो ये पूरा एंगल 3 अल्फा, ये 3 अल्फा, ये 3 अल्फा, और ये हमने क्या निकाला था इन सब में वापस हमने इस लास्ट में जाके इस ट्रायंगल में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, तो हमारा अल्फा आ गया, और उसने इस अल्फा की वैल्यू हमसे ई डी पूछी थी, जो अप्रॉक्स करके उसने आंसर दे रखा है 25। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक कैट एग्जाम में पूछा हुआ है, और एसएससी में सारे बड़े एग्जाम्स की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हमें सारे अच्छे क्वेश्चंस का, और उससे क्या दिमाग चलता है। देखिए ये क्वेश्चन नहीं आएगा, पर इस टाइप का पैटर्न आता है कि अगर इस टाइप से दिया है तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बात क्लियर है, समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए हम आते हैं 7th क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 7th नंबर क्वेश्चन है। एक सर्कल दे रखा है,
और टेंजेंट दे रखे हैं हमको। ये सर्कल का सेंटर है और हमें दो टेंजेंट दे रखे हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पर। ये टी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है और ये ओ है। और उसने बोला है कि जो सर्कल की रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल 2 सेंटीमीटर, सर्कल की रेडियस है 2 सेंटीमीटर। और उसने हमें बोला है कि टी क्यू के पैरेलल, ओ टी के पैरेलल यहां पर हमको एक लाइन खींचनी है, इसके पैरेलल टी पी के पैरेलल ये हमने एक लाइन खींची ओ से पास होने वाली, यानी ओ बी इज पैरेलल टू, ओ बी इज पैरेलल टू टी पी। और उसने बोला है टी क्यू के पैरेलल ये ए, यानी हमको उसने बोला है टी क्यू इज पैरेलल टू ओ ए और टी पी इज पैरेलल टू ओ बी। देखिए क्वेश्चन उसने दिया है कि दो टेंजेंट है टी पी और पी क्यू, दो टेंजेंट है, इस टेंजेंट के पैरेलल ओ ए खींचा हुआ है और इस टेंजेंट के पैरेलल ओ बी खींचा हुआ है। तो हमें ये एंगल जो है ए ओ बी, एंगल ए ओ बी फाइंड करना है, एंगल ए ओ बी निकालना है। और दूसरा उसने बोला है कि इस टी क्यू को मिलाएं, टी क्यू इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सर्कल की जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है और टी क्यू जो कॉर्ड है उसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द एंगल ऑफ बी ओ ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचिए जरा, बताइए मुझे कैसे कर सकते हैं, सोचना है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले लाइंस पैरेलल है, हम उसकी बात कर लें। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपके सामने पैरेलल लाइन की बात की थी। यहाँ पर देखिए ये अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये वाई है तो ये एक्स और ये वाई बराबर होगा। और सम ऑफ कोइंटीरियर आर सप्लीमेंट्री, यानी एंगल एक्स, ये सपोज ये वाई है, ये जेड है और ये डब्ल्यू है, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड होता है। अल्टरनेट एंगल्स जेड फॉर्मेशन अल्टरनेट एंगल्स, y इक्वल टू एंगल z है, f फॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और सम ऑफ कोइंटीरियर आर सप्लीमेंट्री। ये लाइन पैरेलल है तो ये जो एंगल का सम होता है यानी w प्लस जेड इज इक्वल टू 180। W प्लस जेड, अगर ये W है ये Z है, W प्लस जेड 180, ये प्रॉपर्टी होती है हमारी पैरेलल लाइंस की। अब उसने जब लाइन पैरेलल दे रखी है, ये जो है इसके पैरेलल है और ये जो है इसके पैरेलल है, तो यानी कहीं ना कहीं अगर वो पैरेलल की बात कर रहा है तो पैरेलल की कंडीशन लगवाएगा हमसे। अब देखिए हमको ये एंगल चाहिए, ये वाला एंगल हमको चाहिए। तो सबसे पहले तो आप उसकी बात पर ध्यान दीजिए कि उसने बोला सर्कल की रेडियस 2 है और इस कॉर्ड की लेंथ भी 2 है, यानी अगर ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो ये ओ टी क्यू कैसा ट्रायंगल बन गया? इक्विलैटरल। कैसा ट्रायंगल बन गया? समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और हमें मालूम है इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री, तो ये सारे एंगल कैसे होंगे इसके? 60 डिग्री। ये 2, ये 2, ये 2, तो ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये हमें समझ में आ गई। पहली चीज हमने समझ ली। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बोला कि सम ऑफ कोइंटीरियर आर सप्लीमेंट्री, अगर ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना होता है? 180। अब यहाँ पर आप देखिए ओ क्यू इज द रेडियस, पहली प्रॉपर्टी टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर ये हमारा टेंजेंट है तो ये रेडियस जो है इसके ऊपर कैसी होती है? परपेंडिकुलर। रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टेंजेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये हमारा 90 डिग्री है, ध्यान देने की जरूरत है। ये हमारा 90 डिग्री है
तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये सम ऑफ कोइंटीरियर की प्रॉपर्टी से ये भी हमारा कितना हो जाएगा 90। ये बात समझ में आई। यहाँ से देखिए रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट पर जो रेडियस होती है वो लंबवत होती है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा लंबवत होती है। तो ये रेडियस है, ये हमारी स्पर्श रेखा है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये हमारा टेंजेंट है, ये हमारी रेडियस है, तो ये हमारा 90 हो गया। और फिर पहले लाइन की प्रॉपर्टी सम ऑफ कोइंटीरियर आर सप्लीमेंट्री, यानी अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो गया 90। ये एंगल हमारा 60 है, ये हमारा 90 है, ये हमारा 90 है, ये हमारा x। हम इस पर कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कंप्लीट एंगल। सेंटर पर बना हुआ एंगल कितना होता है 360 डिग्री। सेंटर पर बना हुआ एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो ये 90 है, ये 90 कहाँ से आया, पहले लाइन से कि ये इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। अगर ये 90 है तो 180 माइनस 90 90, 180 माइनस 90 90, 90, ये 90 है तो ये भी हमारा क्या हो गया 90। ये 90 है, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये 90 है तो ये भी हमारा कैसे आ गया 90। सम ऑफ कोइंटीरियर आर सप्लीमेंट्री। उसके बाद ये कंप्लीट एंगल, ये हमारा जो सेंटर का एंगल हो गया कंप्लीट एंगल। इस कंप्लीट एंगल की बात हम जब करें तो कितना होता है 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल की बात करें तो कितना होता है 360। तो 90 प्लस 60 प्लस x बराबर कितना हो गया 360। तो एंगल x इक्वल टू कितना आएगा 120। देखिए 90 90 180, 180 में 60 कम होंगे 120। तो ये जो एंगल है ये कितना आ गया 120 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अल्टरनेट एंगल्स लग रहे थे, ये सारी चीज़ें लग रही थी और हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस करे। देखिए जब तक आप ये प्रैक्टिस, देखिए ये सब कहाँ से आया, ये मैं एक ही चीज़ आपको बोलती हूँ कि टीचर्स की बात को पकड़ें। मैंने आपको बोला कि ये ज्योमेट्री टफ क्यों है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं सर्कल, तो पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं लगेगी, या टेंजेंट भी लगेगी क्योंकि सर्कल में टेंजेंट भी होता है, टेंजेंट प्रॉपर्टी लग गई, कॉर्ड प्रॉपर्टी भी लग गई। अगर तीनों कॉर्ड बराबर है तो हमें ट्रायंगल प्रॉपर्टी भी लग गई कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्ड 60 डिग्री 60 डिग्री होते हैं, वो प्रॉपर्टी लग गई हमारी। टेंजेंट प्रॉपर्टी लग गई। फिर उसने बोला लाइंस पैरेलल है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो ये वाली प्रॉपर्टी भी लग गई। इसीलिए ज्योमेट्री टफ होती है क्योंकि एक के अंदर एक रिलेट करना पड़ता है चीज़ों को। और आप अगर रोज प्रैक्टिस करेंगे ज्योमेट्री की तो ये चीज़ें आपको अपने आप सोचने में आएंगी। अच्छा यहाँ पर ये लग गया रेडियस, रेडियस इज परपेंडिकुलर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये इक्विलेटर, ये 60, ये सम ऑफ कोइंटीरियर, ये पहला लाइन तो सम ऑफ कोइंटीरियर, ये 90 तो ये 90, तो ये कंप्लीट एंगल। अच्छा ये ऐसे आ जाएगा, तो तब जाके हम इसको ओरली कर सकते हैं। देखिए ओरली ऐसे नहीं होते, उन्होंने कहा पेपर उठाया और टीचर ने फटाफट कर दिया। देखिए मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं आपके सामने जल्दी से कर सकती हूँ, पर वहाँ मैं यहाँ एक एक चीज़ आपको समझा के बता रही हूँ। बाकी मैं आपको अभी फास्ट बताया कि ये 60 हो गया, ये 90 थे, ये 90, ये 90, ये 90, और हमने 360 फट से आंसर आ गया, सेकंडों में आंसर आ गया। लेकिन सेकंडों में आंसर कब आया, जब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर थी तो सेकंडों में आया। और सेकंडों में आने के लिए इन सब चीज़ों की आपको लगेगी प्रैक्टिस। देखिए अगर ये क्वेश्चंस में अभी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर से और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगी। मेरा टारगेट है आपको कोई भी चैप्टर हम करें उसके मैक्सिमम अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आप करें, और जिससे आप जब कोई बुक करें तो आपको वो क्वेश्चंस ईजी लगने लगे। तो मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगी। मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि मैं 5 क्वेश्चन कराऊँ चैप्टर कंप्लीट। देखिए मैथ्स में 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करने से नहीं होगा, मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है। मैथ्स अलग टाइप का सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी हर सब्जेक्ट अपने आप में अलग होता है, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अलग होता है। ये जो सब्जेक्ट है ये प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है। आप जितनी ज़्यादा इस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करोगे आप उतने मास्टर होते जाओगे। और प्रैक्टिस के लिए बैठना पड़ता है और कॉम्पिटिशन निकालने के लिए 12 घंटे पढ़ना पड़ता है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग बहुत सारा पढ़िए, मेरे साथ साथ पढ़िए, 12-12 घंटे की स्टडी करिए। रोज़ मैथ्स को 4-5 घंटे मिनिमम 4-5 आवर्स आप अगर मैथ्स लगाएंगे और बाकी समय में और दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे, आप लॉकडाउन का पूरी तरह से भरपूर उपयोग करिए, 12-12 घंटे पढ़िए, आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से आने लगेगा।
अगर आपको मेरा सारी चीज़ समझ में आ रही है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। थैंक यू।